चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। प्रयागराज में दरअसल आज से माघ मेला शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा के मौके पर आज लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते देखे जा रहे हैं और अगले 40 से ज्यादा दिनों तक यहां पर श्रद्धालुओं के आने का ये सिलसिला जारी रहेगा। मेले में कल्पवास सबसे बड़ा आकर्षण होता है क्योंकि इसे करने वाले लोग 1 महीने तक यहीं पर रहकर साधना करते हैं। कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना लेकर संगम की रेती में 1 महीने तक कठिन तप और जप करते हैं और इसके अलावा पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रखकर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे उनके घरों में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही नकारात्मकता भी खत्म होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े भी दान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कच्चे फल और सब्जियों का भी दान करना चाहिए। और बात करें अगर प्रयागराज की, तो यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां पर खास इंतजाम किए गए हैं। गंगा किनारे श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम है। संगम तट पर टेंट का एक शहर बसाया गया है। मेले को लेकर सरकार और प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पौष पूर्णिमा पर डुबकी के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज में संगम के तट पर 8 किलोमीटर के दायरे में बसे तंबुओं के शहर में श्रद्धालुओं का जत्था पहुंच रहा है। यूं तो हर बार माघ मेला लगता है। सनातन संस्कृति का ये महत्वपूर्ण मौका है जब नियमित रूप से श्रद्धालु इसका हिस्सा बनते रहे हैं। लेकिन इस बार के माघ मेले की खासियत ये है कि सरकार इसे महाकुंभ की रिहर्सल मानकर चल रही है। माना जा रहा है कि इस मेले में देश और दुनिया से करीब 6 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। इसमें महीने भर से ज्यादा वक्त तक कल्पवास भी होता है। इसी कल्पवास की वजह से माघ मेले का खास महत्व है। मान्यताओं के मुताबिक माघ मेले में कल्पवास और मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या पर स्नान से पुनर्जन्म के चक्रों से मोक्ष मिल जाता है। साथ ही जो यहाँ कल्पवास करता है उसे फिर किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात प्रयागराज के माघ मेले की जो है वो है कल्पवास। यहाँ कल्पवासी पूरे 1 महीने तक रह करके नियम संयम का पालन करते हैं और जब साधना करते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ के जो टेंट हैं उसमें रह करके, और ये अपने आप में ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक चलने वाले इस मेले में कई ऐसे मौके आएंगे। पौष पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का बड़ा मौका होगा जब लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। इसके बाद 21 जनवरी को मौनी अमावस्या की बड़ी तारीख होगी। 26 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करेंगे। 5 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर संगम तट पर डुबकी लगाने वालों की भी भीड़ होगी। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर स्नान के बाद मेला खत्म हो जाएगा। मेले तक आने के लिए सड़क, रेल और हवाई तीनों रूट हैं। हालांकि मेले में आने वालों के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। मेले तक पहुंचने के लिए जहां नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने 6 दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई, तो वहीं यूपी रोडवेज ने 2800 बसें चलाने का फैसला किया। इसके अलावा 200 बसों को रिजर्व रखा गया है। ये बसें बस अड्डों के अलावा तहसील से भी चलेंगी। प्रयागराज के आसपास पड़ने वाले तीर्थ स्थलों के लिए भी 80 बसों का इंतजाम किया गया है। मेले में सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर 14 थाने, 38 पुलिस चौकियां बनाकर 2500 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 15 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। ड्रोन के साथ निगरानी करते हुए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 16 एंट्री गेट पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था की है। L1, L2 और L3 अस्पताल तैयार किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 15,000 शौचालय बनाए गए हैं। माघ मेले की तैयारियों पर सरकार ने शुरू से नजर बनाई रखी। यहां तक कि मेले की शुरुआत से 1 दिन पहले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा भी यहां की तैयारियां देखने पहुंचे। वहां की जो इमेजेस है, जो यहां की स्थानीय कितने लोग यहां नहा रहे हैं, भीड़ ज्यादा है, कम है, ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है, उसकी लाइव इमेजेस भी हमारे कंट्रोल सेंटर तक पहुंचेंगी। तो इस प्रकार एक बहुत ही टेक्नोलॉजी के समन्वय से, मानवीय प्रयास के समन्वय से बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है। ब्रह्मा से मिले वरदान ने प्रयागराज को तीर्थराज बनाया। मान्यताओं के इस महत्व को माघ मेला जीता है और गवाह बनता है सनातन संस्कृति के उस विरासत का जो देवताओं से शुरू होकर इंसानों तक पहुंचती है।
प्रयागराज में माघ मेले की बहुत ज्यादा मान्यता है और इसमें जो स्नान के डेट्स होते हैं यानी जो तारीख होती है, जैसे पौष पूर्णिमा से ये शुरू हो रहा है, इसके अलावा जो दूसरा स्नान पड़ेगा वो मकर संक्रांति का स्नान होगा, उसके बाद मौनी अमावस्या, उसके बाद वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि तक ये चलता है। इन डेट्स पर भी श्रद्धालुओं की बड़ी यहाँ पर भीड़ रहती है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, तो उसको देखते हुए भी बड़ी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। तो सुबह सुबह कैसी है माघ मेले की रौनक और कैसा नजर आ रहा है संगम तट पर श्रद्धालुओं का उत्साह, ये जाना हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने। आज पौष पूर्णिमा है और प्रयागराज में संगम पर माघ मेला शुरू हो गया है। माघ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है और इस बार प्रशासन ने इसमें 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान किया है पूरे माघ मेले में। लेकिन माघ मेला की एक खास बात ये भी है कि यहाँ कल्पवासी आते हैं और कल्पवास करते हैं। तो हम इन महिलाओं को देख रहे हैं जो गंगा माँ का पूजन करके जा रही हैं। आप लोग कल्पवासी हैं? हाँ, हम 1 महीने का कल्पवास के लिए आए हैं ग्वालियर कहाँ से आई हैं? हम डबरा से आए हैं, यशोदा शर्मा, और यहाँ पे त्रिवेणी में रुकी है यहीं। अच्छा, एक महीने तक यहाँ आप लोग रुकेंगी, कल्पवास करेंगी, लेकिन घर बार की चिंता नहीं होती या गंगा मैया सब संभाल लेती? गंगा मैया सब संभाल लेती है, घर वालों की चिंता नहीं होती है। इसके लिए आए, गंगा मैया सब संभाल लेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से पूरे दिन भर नियम संयम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्नान करना पड़ता है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यहाँ पर आप 3 बार स्नान आपको करना पड़ेगा और जो जमीन पर सोना, जो नियम है काफी कठिन है, तो ऐसे में कुछ कठिनाई नहीं होती या गंगा मैया की कृपा से सब? नहीं, गंगा मैया की कृपा से सब कुछ हो जाता है, कुछ एहसास नहीं होता, मतलब इस कठिनाइयों का किस एहसास नहीं होता है। गंगा मैया सब संभाल लेती है और बहुत अच्छा लगता है। उनकी बात, भगवान की बात, भगवान के भरोसे भगवान। तो यहाँ व्यवस्था इस बार कैसी लग रही है अभी? यहाँ तो बहुत आनंद आ रहा है, हमको इतना अच्छा लग रहा है। कई दिनों से हमको बहुत मन में वो थी कि हम कब जाएं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और 1 महीने तक हमको घर की भी बहुत कुछ भी चिंता नहीं है और हमारी गंगा मैया सब संभाल लेंगी और हमको 1 महीने के कल्पवास में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। बिल्कुल, तो हम ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो श्रृंगार का सामान है गंगा मैया के लिए ये यहाँ पर लेकर के आई हैं और गंगा मैया का पूजन होगा, क्योंकि ये परंपरा ऐसी है कल्पवास की कि बिल्कुल अनूठी परंपरा प्रयागराज की है। लेकिन आप लोग आई हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक गंगा मैया का गीत भी आप जरूर सुनाएं। आप लोग कोई गीत सुनाएं। गंगे की धार गले सर्पों का महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा। आशीष गंगे की धार गले सर्पों का हार महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में जल ले आई, भोले उसमें भी कमियां दिखाई। वो तो मछली जो ठार में तो हो गई लाचार महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा। तो ये गंगा मैया के प्रति आस्था है, महादेव के प्रति आस्था है, हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति का वो रूप जो सदियों से प्रयागराज में दिखाई पड़ता है, यानी कि कल्पवास। माघ मेला की शुरुआत के साथ ही कल्पवास की भी शुरुआत हो गई है और ये महिलाएं कल्पवास 1 महीने तक करेंगी यहाँ पर और बिल्कुल अनूठे अंदाज में अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। तो आस्था के ये रंग प्रयागराज से आप देख रहे थे हमारी सहयोगी शिल्पी सेन, जो वहां पर मौजूद है, लगातार हमें वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं। बहरहाल पौष पूर्णिमा पर ये महास्नान हो रहा है और यहां लगने वाली हर डुबकी लोगों के लिए कल्याणकारी साबित होगी। यह आस्था का पर्व उनको आध्यात्म का मार्ग दिखाएगा और साथ ही उनके कष्टों को दूर करेगा, उनके लिए उन्नति के मार्ग खोलेगा। और इसी आस्था के साथ ये सभी श्रद्धालु संगम किनारे एकजुट हुए हैं। कड़ाके की ठंड में लगने वाली आस्था की ये डुबकी और कल्पवास का कठिन तप श्रद्धालुओं के जीवन को और निखारेगा।
तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता शिल्पी सेन के पास, जो हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, प्रयागराज में आप हैं, आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, हिंदू धर्म में इसकी विशेष मान्यता है। पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेले की शुरुआत और कल्पवास की तस्वीरें जिस तरह से अभी हमें आपने दिखाई अपने रिपोर्ट्स के जरिए, अभी किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्योंकि 4 बजे से लोगों का तो तांता लगा हुआ होगा वहां पर। देखिए, कहा गया है माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। तो त्रिवेणी संगम पर किस तरह से आस्था का ये सैलाब है, इसको आप अगर उस किनारे पर देखें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज पहला ही दिन है माघ मेले का और पौष पूर्णिमा है, इसलिए लोग अभी आ रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ कड़ाके की ठंड है, लोग और ज्यादा आते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि माघ मेला एक ऐसा आयोजन है जो सबसे बड़ा मेला हिंदू धर्म का तो है ही। यहाँ किसी को बुलाने की, किसी को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से लोग आते हैं और यहाँ पर स्नान दान करते हैं, सेवा जप करते हैं, सत्संग करते हैं। और जो कल्पवासी हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी और कल्पवास नहीं होता, सिर्फ प्रयागराज में संगम के तट पर ही होता है, तो ये अपने आप में एक अनूठी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन अगर इस मेले की हम पौराणिक महत्व की बात करें और इसके अभी के स्वरूप की बात न करें तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा आयोजन है कि इसमें इसको व्यवस्थित तरीके से करना अपने आप में एक शोध का विषय है। किस तरह से प्रयागराज में टेंट का, यानी तंबुओं का एक पूरा शहर बस जाता है जहां कल्पवासी पूरे 1 महीने तक रहते हैं, किस तरह से बिजली पानी की वहां पर सप्लाई होती है। जैसे इस बार की अगर हम बात करें तो 150 किलोमीटर तक चकर्ड प्लेट्स यहाँ बिछाई गई हैं, जिससे लोग चल करके आ रहे हैं। गंगा के दोनों ओर ये मेला होता है, इसलिए 5 पैंटून पुल भी बनाए गए हैं जो गंगा के ऊपर से जा रहे हैं। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो पूरी व्यवस्था है सुरक्षा की, स्वास्थ्य की और लोगों को सुरक्षित माहौल देने की, वो यहाँ पर की गई है। 14 थाने यहाँ पर अस्थायी बनाए गए हैं, 38 चौकियां बनाई गई हैं, 15 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये लोगों का वो भरोसा है जो माघ मेले में आते हैं, उनको 1 महीने तक जो कल्पवासी यहाँ पर रुक करके, यहाँ पर रह करके अपना नियम का पालन करते हैं, उनके लिए एक बड़ी आप मदद इसको कह सकते हैं, एक सपोर्ट इसको कह सकते हैं। और जो स्नान की तिथियां हैं उसमें हम लोग रेखा देखेंगे, चाहे मकर संक्रांति जो बहुत बड़ा पर्व है, चाहे मौनी अमावस्या हो, उसके बाद 26 जनवरी को बसंत पंचमी है, 6 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और उसके बाद महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है। हर स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल होंगे, साधु संत शामिल होंगे और आम लोग, श्रद्धालु दूर दूर से आकर के यहाँ पर स्नान करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे और नियम संयम का पालन करेंगे। तो गंगा, यमुना, सरस्वती सबसे पावन ये भूमि है संगम की, और यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग को कहा ही गया है। यहाँ पर आकर के लोग इस तरह से इस परंपरा का निर्वाह करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माघ मेले की आज से शुरुआत हो चुकी है, आस्था के रंग आप हमें दिखा रही हैं और जानकारी भी इस पूरे माघ मेले को लेकर आपकी तरफ से दी जाएगी। आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि फिलहाल बता दें कि माघ मेले में कल्पवासी 1 महीने तक, जैसा कि हमारी सहयोगी शिल्पी ने बताया, संगम तट पर रहकर पूजा अर्चना करते हैं और इस बार 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के माघ मेले में पहुंचने का अनुमान लगाया गया है और इसे 2025 में होने वाले कुंभ के रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब क्या है इस बार माघ मेले का ये योग और क्या है इसका पौराणिक महत्व, आइए जानते हैं। सबसे पहले ब्रिजेन जी, ये जो माघ मेला है, क्या इसका पौराणिक महत्व है और क्यों ये बेहद खास? प्रयाग भूमि परम पवित्रा, ये हमारा पौराणिक उद्घोष है। जब देव दानव संघर्ष के बाद, जब समुद्र मंथन के पश्चात, जब अमृत कलश से जो बूंदें छलकी थीं, वो प्रथम बूंद प्रयाग के इस क्षेत्र में गिरी थी। यहीं से सृष्टि हुई थी, यहीं पर मां सरस्वती ने सबको वाणी प्रदान की थी, चराचर जगत में उन्होंने प्राण फूके थे। इस चीज के लिए भगवान विष्णु यहाँ पर आकर के सभी तीर्थों के साथ 33 कोटि जो देवगण हैं, सभी का प्रवास माघ मास में यहीं पर त्रिवेणी क्षेत्र में होता है। गंगा स्नान का इतना महत्व है और गंगा के साथ जब सरस्वती जुड़ जाती हैं और ये यमुना ये जुड़ जाती है, तो यह क्षेत्र जो त्रिकोण क्षेत्र बनता है, वह
सबको इतना पुण्य प्रदान करता है, दारिद्र्य नाश करता है। और कहा गया है कि यहाँ पर सूर्य की पूजा का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है माघ मास में, विशेषकर जब मकर संक्रमण होता है, जब मकर राशि में सूर्यदेव आते हैं, उसके पश्चात से गंगा स्नान उनके सबको परलोक तक को तृप्ति देता है और परलोक जाने का मार्ग देता है। अगर कल्पवास की बात करें, सबसे खास जो प्रयागराज माघ मेले की एक विशेषता है, कहीं और नहीं होता, कल्पवास यहाँ होता है। तो क्या है ये कल्पवास जिसमें लोग यहाँ 1 महीने तक रहते हैं? मैंने अभी बात की थी गंगा स्नान का, व्रत लेने का। व्रत लेने की जो परंपरा है वह पहले शुरू होती है एकादशी, जो भी पौष मास में बीती है, जिसे हम पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, कुछ लोग वैकुंठ एकादशी कहते हैं। ये वैष्णव लोग ज्यादातर करते हैं। उसके बाद ये प्रथा चलती है कि पौष पूर्णिमा के दिन से अगली पूर्णिमा तक, यानी 30 दिन हम यहाँ पर रह करके गंगा स्नान करें। और कुछ नियम हैं जो दत्तात्रेय ऋषि जी ने, मुनि जी ने यहाँ पर निर्धारित किए थे। इसीलिए उनको यहाँ के प्रवासी और यहाँ पर जो वास करते हैं 1 मास के लिए, जिसको हम कल्पवास बोल देंगे। कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा का 1 दिन या एक पूरा का पूरा कल्प। चूंकि उतना समय हम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए इसको एक मास के लिए यह व्रत लिया जाता है कि हम यहाँ पर आकर स्नान करेंगे। उसी को कल्पवास कहते हैं। उसके निमित्त यहाँ पर भूमि शयन किया जाता है। माँ गंगा यमुना की जो रेती है उसमें शयन किया जाता है। सूर्य के पहले सैया त्याग किया जाता है। 3 बार स्नान किया जाता है। तीनों संध्याओं का यहाँ पर पूजन होता है। साधु सन्यासियों की सेवा की जाती है। यह भी प्रण लिया जाता है कि इस क्षेत्र से हम इस कालखंड में बाहर नहीं जाएंगे। हिंदू धर्म में विशेष मान्यता होती है माघ मेले की, और जैसे हमने आपको बताया पौष पूर्णिमा के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। शिल्पी सेन हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। प्रयागराज एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। शिल्पी, यहाँ पे कल्पवासियों की जो तस्वीर है आपने दिखाई, लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर 1 महीने रहते हैं, यहाँ पर तपस्या करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, और ये बड़े ही विधिवत तरीके से किया जाता है। बहुत ही कठिन ये जो होता है पूरा तरीका होता है। अगर आपके साथ वहां पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से इसको करने वाले हैं विधिवत तरीके से, क्या नियम होने वाले हैं इसके? देखिए, बिल्कुल अभी जो लोग हैं वो दूसरी तरफ हैं, लेकिन ये सही है कि यहाँ पर कल्पवास में बहुत ज़्यादा नियम संयम का पालन किया जाता है। जो कल्पवासी हैं 1 महीने तक यहाँ पर रहते हैं। स्नान उनको 3 बार करना होता है, भूमि पर शयन करना होता है, 3 बार जप और पूजन करना होता है, और तुलसी और शालिग्राम जी स्थापित किया जाता है। जो यहाँ पर टेंट है या तंबू है या उनके अस्थायी निवास आप इन कल्पवासियों का उसको कह सकते हैं, उसमें ये पूजा की जाती है। और अभी जब सुबह हम लोग आए थे बहुत भोर में, तो यहाँ पर जो कल्पवासी थे वो स्नान करके, महिलाएं भी यहाँ से जा रही थी और उन्होंने गंगा माँ की सबसे पहले पूजा की और ये संकल्प लिया। यानी गंगा स्नान एक संकल्प है, कल्पवास भी एक संकल्प है, और उसको लेकर के, संकल्प ले करके यहाँ से वो अपने जो तंबू या जो कुटी उनकी बनी हुई है वहां पर गई। और ये सिलसिला पूरा 1 महीने तक, यानी माघी पूर्णिमा तक जारी रहेगा। तो अपने आप में ये बहुत ही अनूठी परंपरा है, क्योंकि आप इतनी कड़ाके की ठंड इस समय है। बिल्कुल लेकिन शिल्पी, मैं वही आपसे जानना चाह रही थी कि ठंड इस बार बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो क्या इसका असर वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है? क्योंकि आपने पिछली बार भी यहाँ पर कवर किया था, तो जो ठंड है कड़ाके की पड़ रही है और 3-4 डिग्री के आसपास तापमान जा रहा है, तो श्रद्धालुओं की भक्ति में क्या वहां पर कोई ऐसा असर देखा जा रहा है ठंड का? देखिए, अभी बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड है, सूर्य भगवान के अभी दर्शन नहीं हुए हैं, और ऐसे में थोड़ी कम यहाँ पर जो भीड़ है श्रद्धालुओं का, जो यहाँ सैलाब होता है वो कम दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे ये दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग यहाँ पर आते जाएंगे। आज पहला दिन है, यानी कि आज मेले की, माघ मेले की शुरुआत भी है, तो ऐसे में दिन में लोग आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोगों के आने का जो सिलसिला है, और स्नान पर्वों, बिल्कुल लोगों के आने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। शिल्पी, इस पर जानकारी हम आपसे आगे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल जो तमाम तस्वीरें आपने दिखाई हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब गंगा सागर की रौनक भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।
गंगा सागर वो स्थान है जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बार मकर संक्रांति से पहले ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दक्षिण 24 परगना में गंगा सागर मेले की रौनक लोगों को अपनी ओर खींच रही है। यहां पर श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। पवित्र डुबकी लगाने के बाद लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। चलिए संगम नगरी प्रयागराज से आपको लेकर चलते हैं कान्हा की नगरी मथुरा। विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा 2 दिन की आध्यात्मिक यात्रा पर मथुरा पहुंचे थे। यहां उन्होंने मंदिरों के दर्शन किए। अपने इस आध्यात्मिक यात्रा में विराट और अनुष्का प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज के आश्रम भी गए, जहां उन्होंने साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन पहले विराट और अनुष्का नीम करोली बाबा के आश्रम भी गए थे। और फिलहाल बात करते हैं अब मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन देश में इस उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। ऐसा ही रंग दिखा गोरखपुर में, जहां पर खिचड़ी मेला शुरू हुआ है। आस्था के इस मेले में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए प्रशासन और रेलवे ने खास तैयारियां की हैं। खिचड़ी मेले के लिए चाक चौबंद और पूरी तरह तैयार है गोरखपुर। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में हर साल श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इस साल भी लाखों की तादाद में यहां श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भक्तों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, तमाम सुविधाओं का वक्त पर इंतजाम हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए आला अधिकारी तैयारियों का जायजा लेने में जुट गए हैं। यहाँ पे खिचड़ी का मेला होता है, एक बहुत बड़ा, आसपास के इलाके से काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मुझे बताया गया कि इसमें जो 2.5 से 5 लाख तक लोग पहुंच जाते हैं। एक दिन जो 13, 14, 15 जो मेन डेज होते हैं उसमें से काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अदरवाइज भी 40-50 हजार लोग पहुंच जाते हैं। अभी जब 31 और 1 तारीख को जो ये शुरुआत हो जाता है, नए साल से शुरुआत हो जाता है और ये चलता है जाकर के शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 18 फरवरी है, तब तक चलता है। खिचड़ी मेले के लिए रेलवे ने भी खास इंतजाम किए हैं। गोरखपुर से बढ़नी और नौतनवा के बीच 2 जोड़ी खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने पर मुहर लगा दी गई है। ये स्पेशल ट्रेनें 13 से 17 जनवरी के बीच चलाई जाएंगी। खास बात यह है कि इनमें जनरल कोच ही लगाए गए हैं और ये ट्रेन सभी स्टेशन पर रुकेंगी। हालांकि यात्रा के दौरान मुसाफिरों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा भी गोरखपुर में श्रद्धालुओं की सहूलियत का हर संभव ख्याल रखा जा रहा है। चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था है, या हमारी जो पब्लिक के नियंत्रण की व्यवस्था है। आपको मालूम है कि जो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी हम लोग उसको प्रयोग करते हैं, या उसकी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, है ना, ये लोगों की जो कन्वीनियंस की जो व्यवस्था हो, तो हर तरह की हर बात को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लोग कैसे जो है लोग आएंगे, बस स्टेशन से आते हैं वहाँ से कैसे यहाँ पहुँचेंगे, रेलवे स्टेशन है वहाँ से कैसे लोग पहुँचेंगे, तो हर एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। आस्था का पर्व मनाने बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, लिहाजा सुरक्षा एक अहम मसला है। इसे देखते हुए यूपी पुलिस 3 लेयर प्रोटेक्शन प्लान पर काम कर रही है। पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा 3 स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक तो है भीड़ नियंत्रण की, क्राउड कंट्रोल की, दूसरा उनके सेफ्टी इश्यूज के लेकर जहां पर फायर प्रिवेंशन मेजर्स हैं, और तीसरा उनकी सुरक्षा को लेकर। यहाँ 3 चक्रीय व्यवस्था की गई है। यानी गोरखपुर आस्था के अद्भुत मेले के लिए पूरी तरह तैयार है। नए साल से शुरू होने वाला भक्ति का ये मेला महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। खासकर मकर संक्रांति के मौके पर लाखों की तादाद में भक्त गोरखनाथ मंदिर में दर्शन लाभ लेंगे। प्रशासन की माने तो उनकी इस भक्ति यात्रा को सुगम और सरल बनाने की पुख्ता तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बुलेटिन में अब बात होगी खेल की। आपने क्रिकेट खेला और देखा तो कई बार होगा, लेकिन भोपाल में अनोखे तरह से क्रिकेट खेला जा रहा है। जी हाँ, जहां लोग धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें अनोखी बात यह है कि टूर्नामेंट की कमेंट्री संस्कृत में की गई। मैच टेनिस बॉल से खेला गया। खिलाड़ी पूरी तरीके से पंडित के रूप में दिखे। इस अनोखे क्रिकेट मैच को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी आंखों को कोई धोखा हुआ है, तो आप गलत हैं। आपने बिल्कुल सही देखा है और सुना भी है। ये क्रिकेट ही खेला जा रहा है।
बस अलग अंदाज में। धोती और टी शर्ट में क्रिकेट देखना दुर्लभ ही माना जाएगा, लेकिन ये हुआ है मध्य प्रदेश की जमीन पर। सिर्फ धोती और टी शर्ट में क्रिकेट खेलना ही क्यों, अब तक आपने तमिल, तेलुगु, मलयाली और न जाने कितनी भाषाओं में क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होगी, लेकिन संस्कृत में शायद ही सुना हो। लेकिन यहाँ वो भी हो रही है। इसी बहाने आपको ये भी पता चल रहा है कि जिसे आप बॉल और गेंद जानते आए हैं, वो असल में कंदूक भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ग्राउंड में हो रहा ये टूर्नामेंट इस लिहाज से भी अलग हो गया है, जिसे देखने और सुनने का रोमांच अपनी जगह है। हालांकि यहाँ खेलने वालों के मिजाज पर इनकी भाषा और पहनावे का कोई असर नहीं। तो ये आयोजन जो है 4 दिनों तक चलना है। करीब 12 टीमें इसमें शिरकत करेंगी। जो प्रथम विजेता होगा उसे 21,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी और तीसरे नंबर पे जो टीमें रहेंगी उन्हें 11,000 और 5,000 रुपए का नगद इनाम जो है वो दिया जाएगा। खास बात ये है इस क्रिकेट टूर्नामेंट की कि इसमें जो कमेंट्री हो रही है वो कमेंट्री भी संस्कृत में हो रही है। ये खिलाड़ी वैदिक ब्राह्मण हैं, जिनकी चोटी मिलेंगी, माथे पर तिलक होगा और गले में रुद्राक्ष की माला भी। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहल का मकसद बड़ा साफ है, लोग खेलों के बहाने अपनी संस्कृति से भी जुड़ सकें। संस्कृत है, ये हमारी मेन भाषा है, प्राकृत भाषा है, जिससे बाकी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो हमारे भारत में जब से थोड़ा सा मतलब अंग्रेजी कल्चर और बाकी चीजें आई हैं, तो लोगों ने कहीं ना कहीं इसको धीरे धीरे जो हमारे बेसिक बच्चे और जो आते जा रहा है, जिनका यूथ जो एजुकेशन पार्ट में आता जा रहा है, वो थोड़ा सा इसमें पीछे रह रहा है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य था कि इस भाषा के माध्यम से, इस क्रिकेट के माध्यम से जो हमारी संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, उसको लोग जाने और समझें। क्रिकेट में किसी भी मैच की शुरुआत सिक्के उछालकर ही होती आई है, यही आप जानते हैं। लेकिन यहाँ स्वस्तिवाचन मंत्रों से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ और जीतने वाले के लिए नगद धनराशि भी होगी। रवीश पाल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रीनगर लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला में भारी बर्फबारी के बावजूद प्रोजेक्ट बीकन के तहत बीआरओ ने इस दर्रे को ज्यादा वक्त तक खोले रखने में कामयाबी जो है हासिल कर ली है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर जोजिला पास 11,643 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच जीवन रेखा के तौर पर काम करता है। पिछले साल जोजिला पास को 3 जनवरी 2022 तक खुला रखा गया था। इस बार 6 जनवरी तक इसे खुला रखा जाएगा। जोजिला पास का विस्तारित उद्घाटन बीआरओ द्वारा साल 2020 में पहली बार उत्तरी सीमाओं के मद्देनजर किया गया था। यहां तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक, लो ऑक्सीजन हवाएं और बर्फीले तूफान और लगातार हिमस्खलन जैसी बाधाओं के बावजूद भी बीआरओ ने जोजिला दर्रे पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही तय की। और अब बात करेंगे ठंड से ठिठुरते उत्तर भारत की। पहाड़ों और मैदानों में सर्दी कड़ाके की पड़ रही है। इंसान इस सर्दी में कांपती नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भगवान को भी ठंड लगने लगी है और ऐसे में भक्त अपने आराध्य को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में, जहां पर मंदिर में कुछ लोग भगवान को ऊनी कपड़े पहनाते हुए नजर आए। मंदिर के गर्भगृह में हीटर और ब्लोअर की भी व्यवस्था की गई। भक्तों को लगता है कि जिस तरह मौसम का असर इंसानों पर पड़ता है, उसी तरह उनके आराध्य को भी ठंड लगती है और यही वजह है कि मंदिरों में मौसम के अनुकूल देवी देवताओं को वस्त्र पहनाए जाते हैं। जैसे हमें ठंड में बहुत ठंड लगती है, वैसे माता में भी प्राण है, इन्हें भी ठंड लगती है। हमें इनकी भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि आज हम भी माता को गरम शॉल पहनाएंगे। ये ठंड का टाइम चल रहा है और जिस प्रकार हमें ठंड लगती है तो हम समझते हैं कि हमारे भगवान को ज़्यादा ठंड लगती होगी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उन्हीं की वजह से हम लोग ये सब अपना इंतजाम करते हैं, शॉल का, कंबल का। तो पहले सबसे हमें अपने भगवान को शॉल, कंबल या जो भी है देना चाहिए। अगली खबर विंटेज कारों के शौकीनों के लिए है। देखिए, आज का दौर तकनीक का दौर है। तकनीक भी ऐसी कि हर दिन इसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहता है। कारें भी इससे अछूती नहीं है। आज का दौर ड्राइवरलेस कारों तक पहुंच चुका है, लेकिन इसी दौर में अगर पुरानी कारों का लंबा काफिला एक जगह देखने को मिल जाए तो फिर क्या कहना। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुजरात की सड़कों पर दौड़ती ये पुरानी कारें, मन को मोह लेने वाली ये शानदार कारें, एक से बढ़कर एक बेमिसाल कारें। शौक बड़ी चीज होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती और जब बात कारों की हो तो फिर कहने ही क्या।
कुछ ऐसी ही बात गुजरात के नर्मदा में साबित हुई, जहां 75 पुरानी कारों की रैली निकाली गई। इसकी शुरुआत बड़ोदरा से हुई। इसके बाद ये कार रैली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंची। ये गाड़ी पिछले महीने दुबई गई थी 1000 माइल्स 1200 किलोमीटर की रेस के अंदर। तो यहाँ से बड़ौदा से यहाँ आने की कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी। ये अभी दुबई से आई है 2 हफ्ते पहले, और अभी यहाँ से बड़ौदा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वापस जाएगी। इस रैली में कई कारें ऐसी भी रहीं जो 100 साल से ज्यादा पुरानी थी। इस हेरिटेज कार रैली में विंटेज कार के दीवाने और देश के जाने माने उद्योगपति भी शामिल हुए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कुछ घंटे ठहरने के बाद ये कार रैली फिर बड़ोदरा की ओर लौट गई, जहां रविवार तक विंटेज कार शो आयोजन होगा। तो ये गाड़ी बेसिकली पोपॉल की गाड़ी है, जो कि इंडिया में जब पोपॉल विजिट किए थे तो गाड़ी मदर टेरेसा को गाड़ी गिफ्ट किए थे। और अब बेसिकली देख रहे हो पीछे हैंडल जो है, यहाँ पे रुक के पोपॉल ने ब्लेसिंग दिया था सबको इंडिया में आने के बाद। ऐसी कारें आपने अमूमन 60 या 70 के दशकों की फिल्मों में ही देखी होंगी, लेकिन आज की तारीख में इन कारों को अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखना कईयों के बचपन में लौटने जैसा है। इन कारों को खरीदने वाले मालिक इन्हें आज भी सहेजे हुए हैं, जिनकी बदौलत विंटेज कार रैली जैसे आयोजन होते आ रहे हैं। 41 का गाड़ी है मेरे पास, करीब 30-35 साल से है, और मैं इसको बहुत लंबे लंबे सफ़र के लिए ले जाता हूँ। आपको मैं बैजेस दिखाऊंगा। तो मैंने 10 सच ट्रिप की है जो 1500 से 3000 किलोमीटर एक ट्रिप में। सो ये गाड़ी 8 सिलेंडर है, 2 कार्बोरेटर है, 1941 की है, और शी इज वेरी गुड, शी रन्स। तो फिर चले आइए इन चमचमाती कारों को निहारने के लिए, क्योंकि ऐसी पुरानी कारें एक ही जगह पर फिर देखने को मिले, ऐसा मुमकिन नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगली खबर है खाकी की दरियादिली की। दिल्ली के पास यूपी की नोएडा पुलिस ने घायल छात्रा की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इस छात्रा का नाम स्वीटी कुमारी है, जो कि 31 दिसंबर की रात एक सड़क हादसे में घायल हो गई थी। इसके बाद से वो ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, और ऐसे में खाकी ने दरियादिली दिखाई और छात्रा के इलाज का बीड़ा उठाया। इस नेक काम के लिए नोएडा कमिश्नरेट के सभी पुलिस वालों ने अपने 1 दिन का वेतन देने का फैसला लिया, और इन सभी पुलिस वालों का 1 दिन के वेतन से 10 लाख रुपए जमा हुए हैं, जिससे उसका इलाज कराया जा रहा है। जो छात्रा स्वीटी हैं, इनका इलाज ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है। इनके इलाज में मदद हेतु पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा अपने 1 दिन का वेतन इनके धनराशि सहयोगार्थ हेतु प्रदान की जा रही है, जो लगभग 10 लाख रुपए। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में चट्टानों में फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद एक वीडियो में कुत्ता नदी के बीच एक चट्टान में फंसा हुआ नजर आया, जिसके बाद नौसेना के कुछ जवान नाव के जरिए उस चट्टान की तरफ बढ़ते हुए दिखे, लेकिन इंसानों को करीब आता देख ये कुत्ता घबरा गया और उसने पानी में छलांग लगा दी। इसके बाद नौसेना के जवानों ने किसी तरह उसे पानी से बाहर निकाला। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। तो शुभ समाचारों में फिलहाल आप सभी से अलविदा कहने का वक्त हो चला है, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात सोमवार को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।